हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे इस वीकली प्रोग्राम में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दों को डिस्कस करते हैं। तो इस वीक हमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और भारत में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और स्पेशली युवाओं में यह समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इसी कंटेक्स्ट में हमें यह समझना है कि आखिर हाइपरटेंशन होता क्या है, किन फैक्टर्स की वजह से हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और इसको प्रिवेंट करने के क्या क्या उपाय हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू इज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन डेंगू। तो डेंगू के प्रसार में क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसको हमें समझना है। और साथ में हम जानेंगे डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे बचाव के कौन कौन से उपाय उपलब्ध हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट इशू इज विक्रम एस। ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसको इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अब इस रॉकेट के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। 60 सेकंड में मैंने आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी और ये टॉपिक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको 60 सेकंड से ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं करने हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मैं अपने इनिशिएटिव के बारे में दे देता हूं। देखिए, इस समय एस्पिरेंट 2-3 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज करंट अफेयर्स और सेकंड प्रॉब्लम स्टैटिक पोर्शन को लेकर है। एस्पिरेंट यहां कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पा रहे कि हम अपना एग्जाम कैसे दे पाएंगे, क्योंकि हमारा स्टैटिक पोर्शन भी एक तो सही तरीके से कंप्लीट नहीं है और करंट अफेयर्स तो उठा के ही नहीं देखा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रारंभ बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको वीकली एंड मंथली बेसिस पर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे सो डेट आप अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस महसूस कर सके। और वीकली बेसिस पर आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी और साथ में टाइम बाउंड मैनर में स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 21 जीएस के बुकलेट्स भी मिलते हैं, ये आपके घर पे डिलीवर करा दिए जाएंगे, तो मटेरियल को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई क्वेरी है आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। और ये बैच आपके हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो लैंग्वेज को लेकर भी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं अपने पहले टॉपिक को, डेट इज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। अब ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा इन जनरल भी आपको हाइपरटेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि भारतीय युवाओं में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, हाइपरटेंशन अगर आप समझना चाहते हैं, आपको हार्ट की क्रियाविधि पता होनी चाहिए कि आखिर हार्ट फंक्शन कैसे करता है। और मैं इतना मानकर चलता हूं कि आप सभी इन जनरल इतना तो जानते ही होंगे कि हमारे हार्ट का काम होता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक ब्लड को फ्लो करना, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के काम नहीं कर सकते और इन ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही पहुंचाई जाती है। तो ऐसे में हार्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए हार्ट की डेफिनेशन अलग भी हो सकती है, वो अपना हार्ट किसी दूसरे पर्सन को भी दे देते हैं, तो वो नॉन साइंटिफिक चीज है, उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं और हार्ट की क्रियाविधि को समझते हैं। देखिए, आपने हार्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शन तो जान लिए, लेकिन इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे हार्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे हार्ट में 4 प्रकार के चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वेंट्रिकल को मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से ये समझ में आ सके। ठीक है, ये आपका वेंट्रिकल हो गया। अच्छा, दोबारा से ड्रॉ करता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं बना है ये, तो थोड़ा सा हेल्दी वेंट्रिकल बनाते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपका वेंट्रिकल हो गया। अब अगर हार्ट को बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचानी है तो सबसे पहले तो यहां पर ब्लड को फिल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना ब्लड को फिल किए ये कैसे बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचा पाएगा। तो जब ब्लड फिलिंग की प्रोसेस हो रही होती है हमारे वेंट्रिकल्स में, इसको हम कहते हैं दिस इज डायस्टोल। और जब एक बार ब्लड फिल हो जाता है तो आप इसको
बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं ब्लड पंपिंग की प्रोसेस या फिर सिस्टोल। बस ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है। अब सिस्टोल की कंडीशन में आप बोल रहे होंगे कि ये वेंट्रिकल इतने पतले कैसे हो गए, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इसको अगर बहुत सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें, आपके वेंट्रिकल्स को एक पाउच की तरह मानकर चलिए जिसमें पानी भरा हुआ है और उस पाउच को आपने पिचका दिया, और जैसे ही इस पाउच को पिचकाएंगे यहां से ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकलेगा और बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। तो यहां पर आपकी एक आर्टरी होती है जिसको एओर्टा कहा जाता है, और इस एओर्टा की मदद से ही ब्लड को हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में ले जाया जाता है। एओर्टा को आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सामान्य भाषा में बताऊं तो ये एक प्रकार की नस है जो हार्ट से सभी बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। इससे सिंपल वर्ड्स में और कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हार्ट में जो वेंट्रिकल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर पड़ रहा है वही ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम एक यंत्र का यूज करते हैं जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 टू 135 है और लोअर स्तर पर ये 80 टू 85 है तो कहेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसको हम कहते हैं दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सामान्य भाषा में इसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे और इसको लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। अच्छा, यहां सिस्टोलिक कंडीशन में यूनिट 120 से 135 क्यों आ रही है? रीजन इज दैट सिस्टोलिक कंडीशन में हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेशर पड़ रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। और जब ब्लड तेजी से बाहर निकलेगा तो यहां हमारी ब्लड वेसल पर प्रेशर भी ज्यादा होगा और इसी ज्यादा प्रेशर की वजह से यूनिट 120 टू 135 पहुंच जाती है। और डायस्टोलिक की कंडीशन में हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, यहां ब्लड की फिलिंग हो रही होती है, इसीलिए ब्लड वेसल्स पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा होता, तो यूनिट 80 टू 85 आती है, ठीक है। ये बात आपको आई होप की समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है और कितनी गंभीर ये समस्या है। देखिए, भारत में इस प्रॉब्लम को देखने के लिए मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, और ये डेटा आया है इंडियन नेशनल हेल्थ पोर्टल से। इंडियन नेशनल हेल्थ पोर्टल से, और इस पोर्टल में यह बताया गया है कि भारत में हर 3 से 4 एडल्ट्स में से एक एडल्ट ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित है, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, इसके अलावा जो भारत के टोटल एडल्ट्स हैं उनमें 30% एडल्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी अचंभित करने वाला फैक्ट देता हूं मैं, भारत में जो एडोलसेंट्स हैं जिनकी एज 10 टू 12 ईयर्स है, इन बच्चों में ब्लड प्रेशर की समस्या 35% तक है, और जो 13 ईयर्स से ज्यादा एज के बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम 25% है। अब ये अपने आप में काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला फैक्ट है कि छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे ज्यादा है। अब हमारे यहां पर इंडिया में एक नोशन है, एक धारणा है कि ब्लड प्रेशर की समस्या उन्हें ज्यादा होती है जो टेंशन ज्यादा लेते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों को टेंशन कहां हो रही है। लेकिन अब यहां अगर हम समझने की कोशिश करें तो टेंशन के अलावा बहुत से अदर फैक्टर्स भी हैं जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। चलिए जानते हैं इन फैक्टर्स को कि आखिर ये ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है छोटे छोटे बच्चों में। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज रैपिड अर्बनाइजेशन। और जब शहरीकरण होता है तो शहरीकरण की अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कुछ लिमिटेशन है, और ये कुछ प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर आता है जिसमें ब्लड प्रेशर भी एक प्रॉब्लम है। अब अर्बनाइजेशन की वजह से हुआ क्या, लोगों की डाइटरी हैबिट्स यानी कि खाने पीने की आदतें पूरी तरीके से चेंज हो गई हैं। सो हम लिख सकते हैं ऑल्टर्ड डाइटरी
इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जब शहर नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, तो वहां पर गांव में घर का पका हुआ खाना ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। लेकिन आप शहरी लोगों से मिलेंगे तो वो ज़्यादातर बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, रेस्टोरों में जाना पसंद करते हैं। ओके, इसके अलावा शहरी लोगों में एक और भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो पसंद करते हैं रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड। नाउ रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या होता है? लाइक कोई स्नैक हो गया, बिस्किट्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप नूडल्स खाते हैं, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या होती है सर? प्रॉब्लम ये होती है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। इनकी प्रोसेसिंग के दौरान कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, और केमिकल जब यूज करते हैं तो इनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और इनकी जो ओरिजिनल स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है। इसी चीज को छुपाने के लिए ये लोग करते क्या हैं? अपने प्रोडक्ट में हाई सॉल्ट कंटेंट रखते हैं और हाई शुगर कंटेंट भी रखते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या ये दोनों चीजें सभी प्रोडक्ट्स में मिलती हैं, सभी प्रोसेस्ड फूड में मिलती हैं? तो हाँ, मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स में ये दोनों प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और केमिकल अगर आप नहीं भी यूज करते हैं ना, तो प्रोसेसिंग के दौरान अपने आप कुछ केमिकल्स इसमें रिलीज हो जाते हैं, या फिर पैकिंग के दौरान कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए, ताकि आप उसको नोटिस ना कर पाए, ये लोग हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर रखते हैं उसमें। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर का यूज करते हैं। लेकिन जब ये बॉडी में पहुंचता है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप गंभीरता को समझिए, जो बाहर का खाना आप लोग खाते हैं वो आपकी बॉडी में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, इसके बाद शहरीकरण की एक दूसरी समस्या निकल कर आ रही है, हाई स्क्रीन टाइम एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, आप देखेंगे भारत में, अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं तो ऑन एन एवरेज एक सर्वे हुआ था, भारत के युवा 5 से 6 घंटे फोन का यूज करते हैं। अब देखिए ना, यूट्यूब पर जब जाते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते देखते आपको पता ही नहीं लगेगा कब 2-3 घंटे आपने उस पर व्यतीत कर दिए। सोशल मीडिया पर जाते हैं, वीडियोस देखते देखते आपने कितने घंटे वहां वेस्ट कर दिया आपको पता ही नहीं लगता। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर आप सारा टाइम मोबाइल डिवाइसेस पर वेस्ट करते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिलेगा, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आपके हार्ट में सही से ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हाई ब्लड प्रेशर की। सो सेकेंड थिंग हो गई ये। उसके बाद द सेकेंड फैक्टर फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज हाई सॉल्ट कंजम्पशन। देखिए, सॉल्ट में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, और सोडियम आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ाता है। इसीलिए सॉल्ट कंजम्पशन को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। भारत में सॉल्ट कंजम्पशन एवरेज 8 ग्राम पर डे है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में 9 ग्राम पर डे और उससे ज्यादा भी सॉल्ट का कंजम्पशन किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, ओके, नागालैंड, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में लगभग 9 ग्राम पर डे का सॉल्ट कंजम्पशन होता है। तो अगर आप इन स्टेट से हैं तो अवेयर हो जाइए, आपको अपने घर में सॉल्ट ज्यादा यूज नहीं करने देनी है। ठीक है, तो ये हो गया एक अगला रीजन हाई ब्लड प्रेशर का। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करें तो हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, अगर आप शुगर का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज के ज्यादा होने की वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड जितना गाढ़ा होगा उसको ब्लड वेसल में फ्लो करने में उतनी ही समस्या आएगी, और आपके हार्ट को उस ब्लड को फ्लो कराने में उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इसको कुछ इस तरीके से समझे, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें गाढ़े लिक्विड को फ्लो करना है, और यहां पर आपका हार्ट है। तो हार्ट में जब गाढ़ा लिक्विड जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको फ्लो कराने के लिए हार्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर ये पतला होगा तो इजीली फ्लो कर पाएगा, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर पा रहा और हार्ट का काम ही है ब्लड को सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और इसी से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती है। ठीक है, तो ज्यादा ग्लूकोज कंजम्पशन नहीं करना है। अगर आप मीठा खाने के ज्यादा आदी हैं तो सचेत हो जाइए, मीठा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद अगली बात करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी को ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 120 से लेकर 190 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे यहां पर एक धारणा पाई जाती है कि लोग घी खाना ज्यादा पसंद करते हैं और मानते हैं कि घी कंप्लीटली हेल्दी होता है, तो फैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक निश्चित मात्रा से ज्यादा फैट लेते हैं तो ये फैट आपके ब्लड में रहता है। हालांकि हमारे बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे लीवर हो गया, लीवर का काम ही होता है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर इस डेली मात्रा से ज्यादा हो जाएगा तो आपका लीवर इसे मैनेज कर पाने में सक्षम नहीं होगा और यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हाई ब्लड प्रेशर की। कैसे करेगा सर? क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो इस हाई कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड में ही रहना पड़ता है, ये ब्लड में ही फ्लो करेगा। और जब ये ब्लड में फ्लो करेगा तो ब्लड के लिए स्पेस कम पड़ जाएगा और ब्लड के लिए स्पेस कम पड़ेगा तो ये ब्लड वेसल्स पर प्रेशर अप्लाई करेगा और इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया। इसके अलावा अगर और फैक्टर्स की बात करें तो हमारी जो दिनचर्या है उसमें कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करने लगे हैं, कुछ सिगरेट का कंजम्पशन करने लगे हैं, तो ये सारी चीजें भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए नाउ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, आखिर हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि यहां पर हार्ट अटैक हो सकता है। अभी आपने सुना ही होगा कि कल की ही बात है आई थिंक, तो एक बांग्ला अभिनेत्री की 24 ईयर्स में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, कार्डियक अरेस्ट हुआ था उन्हें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स इसीलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी यहाँ हो जाती है। अब देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हाई ब्लड प्रेशर से क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, जब आपके ब्लड में प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब हार्ट प्रेशर्स के साथ ब्लड को फ्लो करा रहा है, तो ब्लड वेसल्स यहां पर फट सकती हैं। और जब ब्लड वेसल्स में रप्चरिंग होती है लाइक दिस, मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है, और अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिएगा, मैं आपकी वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसको पर्सनली नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ब्लड वेसल में रप्चरिंग हो गई, और जब ये रप्चरिंग हो जाती है तो हमारे ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं और ये सब्सटेंसेस ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं और ये यहां पर आकर फंसने लगेंगे। और जब ये फंसने लगते हैं यहां पर इनका जमाव हो जाएगा, और जैसे जैसे इनका जमाव होगा आपके ब्लड फ्लो होने के लिए बहुत कम स्पेस बचा रह जाएगा, और ब्लड फ्लो के लिए जब कम स्पेस बचेगा तो यहां प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो एक टाइम पर आकर यहां पर रप्चरिंग भी हो सकती है, ये ब्लड वेसल फट भी सकती है, और जब यहां से ब्लड निकलेगा वो दूसरे टिश्यूज को अफेक्ट करेगा, उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरीके की हो सकती है। आपके हार्ट को भी फंक्शनिंग करने के लिए ब्लड की जरूरत है, लेकिन वहां की वेसल्स अगर फट जाए, उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाए, तो ये हार्ट अटैक की समस्या को बढ़ा देता है। उसके अलावा स्ट्रोक भी हो सकता है यहां पर, क्योंकि ब्लड का जो फंक्शन है वो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाना भी है। तो ऐसे में ब्रेन के लिए जो हमारी ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, उन ब्लड वेसल्स में अगर इस प्रकार की रप्चरिंग हो गई, ये ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो आप लोग अपनी जो दैनिक आदतें हैं उसको जरूर सुधारिए, सो डेट आप अपने आप को प्रिवेंट कर पाएं गंभीर समस्याओं से। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद थोड़े बहुत मिथ भी बता देता हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। अक्सर ये देखा जाता है कि भारत में बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर तो अमीरों की समस्याएं हैं, ये रिच पीपल्स में ज्यादा होती हैं।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा के अनुसार जो पुअर पीपल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या रिच से ज्यादा है। बहुत गंभीर गंभीर फैक्ट्स आपके लिए सामने में रख रहा हूं। उसके बाद एक नोशन ये भी बना हुआ है, जो ओवरवेट पीपल्स हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनमें समस्या ज्यादा है, और जो अंडर नरिश्ड चाइल्ड होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम कम है। तो अंडर नरिश्ड चाइल्ड में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारा डेटा पोर्टल से आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार की किसी भी अफवाहों में आप ध्यान ना दें कि ये ज़्यादा फैट वाले व्यक्तियों में होता है या फिर ये अमीरों की समस्याएं हैं, पुअर्स में ये होती नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फैक्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। पुअर्स में और अंडर नरिश चाइल्ड में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है। आपका ये टॉपिक सही से कंप्लीट हो चुका है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डेंगू। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से डेंगू का प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डेंगू होता क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज, डेंगू क्या है? इट इज अ मॉस्क्वीटो बोर्न वेक्टर या फिर मॉस्क्वीटो बोर्न डिजीज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। तो ये वायरस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डेंगू वायरस को जीनस फ्लेविवायरस। ठीक है, हिंदी में बोलें तो डेंगू जो है वो मच्छर के द्वारा फैलाई जाने वाली एक समस्या है, जो कि जीनस फ्लेविवायरस से बिलोंग करता है। अब इसके लिए दो मच्छर की स्पीसीज इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। अब ये कौन कौन से वेक्टर हैं? फर्स्ट वन इज एडीज इजिप्टी। हम देखिए, मच्छर के नाम भी आप लोगों को याद रखने पड़ रहे हैं डेंगू की वजह से। तो एडीज इजिप्टी, ये है रेड वाला जो आप ऊपर देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में। ठीक है, तो एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डेंगू ही फैलाता है, ये बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है चिकनगुनिया के लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होता है जीका इन्फेक्शन के लिए, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑल्सो फॉर येलो फीवर। और डेंगू तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब एडीज इजिप्टी नाम का ये मच्छर ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ही डेंगू का प्रसार करता है। ऐसा क्यों है सर? ट्रॉपिकल रीजन में डेंगू का प्रसार करने का मतलब ये है कि ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, ये यहां पर सरवाइव ठीक से कर पाता है। इसके अलावा इसके जो एग हैं वो ट्रॉपिकल कंडीशन में ही सरवाइव कर पाते हैं। अगर ज्यादा ठंड है तो वहां पर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि डेंगू की समस्या केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में ही होती है, ठंड में नहीं होती है, ठंडे रीजन्स में? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेंगू की एक दूसरी स्पीसी है इन मच्छरों की, जिसका नाम है एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक है, ये मच्छर आप यहां पर देख पाएंगे। ठीक है, अब ये जो मच्छर है ये स्पेशली कोल्ड रीजन्स में डेंगू का प्रसार करने का काम करता है, जैसे हिमालयन रीजन्स हो गए या फिर यूरोप में अगर आप देखेंगे तो इसी मच्छर के द्वारा डेंगू का प्रसार किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा जो फैलाया जाने वाला डेंगू है वो बहुत ज्यादा डेंजर नहीं होता, इसकी इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये एबल नहीं है डेंगू का प्रसार करने में बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन ये जो एडीज इजिप्टी है ये बहुत बड़े स्तर पर डेंगू का प्रसार करता है और ये सीरियस प्रकार के डेंगू को फैलाने की कोशिश करता है। ओके, तो ये आपने समझा कि डेंगू आखिर है क्या और किन की वजह से ये फैलता है। अच्छा, यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया था वेक्टर। वेक्टर क्या है सर? वेक्टर का मतलब होता है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पैथोजन को हिंदी में कहते हैं रोगाणु। अब देखिए, डेंगू का प्रसार एक्चुअल में हो किस तरीके से रहा होता है। सबसे पहले ये कोई मच्छर है और ये इन्फेक्टेड नहीं है, दिस इज नॉन इन्फेक्टेड।
अब ये क्या करेगा, पहले जाकर किसी व्यक्ति को काटेगा जो कि डेंगू से इन्फेक्टेड है, और जब ये डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो उसके बाद ये मॉस्किटो खुद ही अफेक्ट हो जाएगा। अब यही इन्फेक्टेड हो गया, और जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो कुछ वीक बाद इसमें ये इन्फेक्शन परमानेंट हो जाता है। अब ये मच्छर हमेशा के लिए डेंगू मच्छर के नाम से जाना जाएगा। और अब जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी अदर पर्सन को बाइट करेगा जो कि हेल्दी है, तो इसमें भी डेंगू का प्रसार कर देगा। तो इस तरीके से डेंगू फैल रहा होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर इसके बाद हम बात करें सिम्टम्स की कि आखिर डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं, तो सर यहां कुछ सिम्टम्स आप अच्छे से देख पाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज हाई फीवर। इसके अलावा यहां पर पेन बिहाइंड आईज होता है, आंखों के पीछे असहनीय दर्द होता है। इसके अलावा जॉइंट एंड मसल पेन। ओके, उसके बाद सीवियर हेडेक, सिरदर्द असहनीय होता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं कि आखिर डेंगू का स्टेटस क्या है, तो WHO की कुछ रिपोर्ट्स आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, WHO के डेटा के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 39 करोड़ इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में डेंगू के देखे जाते हैं एक साल में। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें स्पेशली, तो आपको एक डेटा ध्यान में रखना है फ्रॉम नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये बेसिकली एक सेंटर की नोडल एजेंसी है जो 6 प्रकार के वेक्टर बोर्न डिजीज को, वीबी डिजीज मतलब वेक्टर बोर्न डिजीज, प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने का काम करती है। अब देखिए, ये साइन मैंने बना दिया, आप इससे अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने का काम कर रही है। अब इन 6 वायरस में कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज डेंगू, सेकेंड इज मलेरिया, उसके बाद थर्ड वन इज चिकनगुनिया, उसके बाद फोर्थ वन इज लिम्फेटिक, फ्लैरियासिस, उसके बाद फिफ्थ है काला अजहर, एंड द सिक्स्थ वन इज जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो इस प्रकार के 6 वेक्टर बोर्न डिजीज को कंट्रोल एंड प्रिवेंट करने का काम इस सेंटर के द्वारा किया जाता है। इस सेंटर ने एक डेटा भी दिया है भारत में डेंगू की समस्या को दिखाने के लिए, और ये डेटा बताता है कि 2019 में भारत में डेंगू के 1.5 लाख केस रजिस्टर्ड हुए थे। अब भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये आपको बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन एक साल में 1.5 लाख केसेस का आना भी गंभीरता को दिखाता है कि भारत में डेंगू की समस्या काफी ज्यादा है। और रिसेंटली आप न्यूज़पेपर में देख भी पा रहे होंगे डेंगू कितनी तेजी से फैल रहा है। ओके, तो ये हो गए सिम्टम्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंपैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज के डेंगू के प्रसार करने में। सो द फर्स्ट इंपैक्ट इज इंक्रीज डेंगू केसेस इन डेंगू एंडेमिक कंट्रीज। देखिए, जिन कंट्रीज में पहले से ही डेंगू एंडेमिक है, जहां डेंगू पहले से उपस्थित है, उन कंट्रीज में डेंगू के केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन इज टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है
तो वेक्टर को सरवाइव करने के लिए यहां बेटर कंडीशन मिल जाती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वेक्टर उतना ही अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। इनके एग भी ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर पाएंगे। इसके अलावा हाई टेम्परेचर होने की वजह से इनके रिप्रोडक्शन की दर बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अपने इन्फेक्शन को लॉन्गर पीरियड के लिए स्प्रेड भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर अच्छा है तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे डेंगू की समस्याओं में लगातार वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये एंडेमिक कंट्री में ही फैल रहा है, जो नॉन एंडेमिक कंट्री है, यहां पर लिखिएगा वायरस स्प्रेडिंग टू कंट्रीज डेट आर नॉट, या फिर कहें डेट आर करंटली फ्री ऑफ डेंगू। ठीक है, तो जहां पर डेंगू नहीं भी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो डेंगू भी इंक्रीज होगा। तो इन दोनों का आपस में सीधा संबंध है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जो कि डेंगू में प्रसार कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर डेंगू के कंट्रोल की। तो डेंगू को कंट्रोल करने के लिए 2-3 मेथड हैं। जैसे वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के रिसर्चर्स ने क्या किया था, बेसिकली किसी मच्छर को पकड़ा, मॉस्किटो को पकड़ा, MOQ लिख देता हूं मॉस्किटो, और इसको इन्फेक्टेड करा दिया एक बैक्टीरिया से जिसका नाम था वॉल बैकिया। अब इस बैक्टीरिया से जब इन्फेक्ट कराया गया तो इनको फिर क्या किया गया, पूरे के पूरे एरिया में ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। अब जब खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे। एक सेकंड, ये क्या करेंगे, अब और मच्छरों के साथ जाकर रिप्रोडक्शन करेंगे। और जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे इनकी पॉपुलेशन में लगातार वृद्धि होगी, और ये पॉपुलेशन रिप्लेस कर देगी एग्जिस्टिंग डेंगू वाली मच्छर की पॉपुलेशन को, और इससे डेंगू में काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा और डेंगू प्रिवेंट हो जाएगा। और ये अप्लाई भी किया गया था इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में ये देखा गया कि जब इस प्रकार के मच्छर को डेंगू अफेक्टेड एरिया में छोड़ा गया तो वहां केसेस की संख्या 77% तक कम हो गई थी। ओके, तो ये यहां पर एक मेथड है। इसके अलावा आप पूछेंगे सर कोई वैक्सीन भी है क्या डेंगू के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए? तो बिल्कुल सर, 2019 में अमेरिका के द्वारा एक वैक्सीन को परमिट किया गया था उनके कंट्री में। इस वैक्सीन का नाम है CYD-TDV, या फिर इसको हम बोल देते हैं डेंग वैक्सिया। ओके, अब ये वैक्सीन काम करती है अटेनुएटेड वायरस के थ्रू। अटेनुएटेड डेंगू वायरस होता है इसमें। अब देखिए ये कैसे काम करती है। अटेनुएटेड डेंगू वायरस को हिंदी में कहेंगे कि ये निष्क्रिय डेंगू वायरस है। ये वैक्सीन काम कैसे करेगी, इसमें डेंगू वायरस को सबसे पहले निष्क्रिय किया जाएगा, अटेनुएटेड किया जाएगा। तो यहां अटेनुएटेड डेंगू वायरस, अब इसको निष्क्रिय करने के बाद इंजेक्ट कर दिया जाएगा किसी पर्सन के बॉडी में। इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा। और एंटीबॉडीज जब एक बार बन जाती हैं तो इसको दोबारा प्रोड्यूस होने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन अगर नेक्स्ट टाइम कभी करना पड़ेगा भी आपको तो बहुत कम टाइम में होगा, बहुत फास्टली ये प्रोडक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए इस व्यक्ति ने इस वैक्सीन को लगवा लिया, अब इन फ्यूचर इस व्यक्ति में रियल इंफेक्शन हो जाता है, रियल डेंगू इंफेक्शन। और जब रियल डेंगू इंफेक्शन होगा
तो इसके इम्यून सिस्टम को ये पता है कि डेंगू वायरस बॉडी में आ चुका है और इसके लिए मुझे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना है, और ये प्रोडक्शन चूंकि फास्ट होगा, ऐसे में डेंगू को इजीली आप कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी बॉडी पर इसके कोई भी हानिकारक प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सो इस प्रकार से ये वैक्सीन काम करती है। ठीक है, अच्छा अब आपके मैं डाउट्स ले लेता हूं। लास्ट सेशन जो मैंने लिया था उसमें आपके कुछ डाउट्स आ रहे थे। एक तो जीएसएलवी को लेकर आ रहा था। ठीक है, जीएसएलवी में हमने जो 3 स्टेजेस की बात की थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फर्स्ट स्टेज में हमने यहां सॉलिड फ्यूल का यूज किया था, सेकंड में लिक्विड एंड थर्ड में क्रायोजेनिक। अच्छा, मैंने एक चीज शायद आगे पीछे कर दी थी। सॉलिड फ्यूल में यहां पर हम कह सकते हैं कि ये ऑन ऑफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड फ्यूल में ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल एक ही चैम्बर में रखा होता है। चैम्बर का मतलब है एक बॉक्स है, उसमें ऑक्सीडाइजर भी रखा हुआ है और फ्यूल भी रखा हुआ है। अब अगर इसको एक बार आपने ऑन कर दिया तो ये कंप्लीटली बर्न होगा, उससे पहले ये स्टॉप नहीं हो सकता। लेकिन लिक्विड फ्यूल में क्या होता है, लिक्विड फ्यूल में 2 चैम्बर होते हैं इस तरीके से, बीच में यहां कपाट लगा हुआ होगा, एक तरफ फ्यूल होगा और एक तरफ ऑक्सीडाइजर होगा। इसको ऑन अगर आपने कर दिया तो ये बर्न होना शुरू कर देगा, कपाट उठा दीजिए तो ये बर्न हो जाएगा, कपाट जब बंद कर देंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। ये मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर में आगे पीछे कर दिया था, तो इस चीज को आप सही कर लीजिएगा। उसके अलावा एक डाउट और आया था डीएनए को लेकर, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है हेयर से, तो बिल्कुल किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट वाले हेयर से ये किया जाता है, लेकिन रूटलेस हेयर से भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हालांकि आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है इन चीजों पर, बस एक ध्यान रखिए। थोड़े से एग्जांपल्स मैंने बता दिए थे कि कहाँ कहाँ से डीएनए आप ले सकते हैं। इवन हमारी जो सलाइवा है वहां से भी आप डीएनए ले सकते हैं। तो बहुत सारे इसके सोर्सेज है। ठीक है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है उस चीज में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और आपने रिव्यू भी लिख दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और फर्दर हम अब मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। और अगर कोई टॉपिक छूट भी गए हों करंट अफेयर्स में जो चल रहे हों और मैंने उसको कवर नहीं किया है तो आप लोग उसका भी नाम लिख दीजिएगा, सो डैट मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।